तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट। इसकी शुरुआत हमने कर दी है दोस्तों। पहला टेस्ट सीरीज का हमने पहला पार्ट आपको बता दिया है जिसमें 75 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एक एक चीजों को तोड़कर समझाया था। हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, इसलिए नहीं सॉल्व करते हैं कि सब प्रश्नों की संख्या गिनवा दिया जाए, ये एक तरह की नाइंसाफी है। मैं जो भी प्रश्न को पकड़ता हूं उसके सारे विकल्प को उस प्रश्न के दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी चीजों को तोड़कर एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, जिससे उससे रिलेटेड कोई भी चीजें बने उसके आगे पीछे ऊपर नीचे या कहीं भी को घुमाने का प्रयास करें। क्योंकि जो लोग पेपर सेट करते हैं उनको भी पता रहता है कि मार्केट में क्या चीज चल रही है और बच्चों को क्या परोसा जा रहा है। तो इस उम्मीद में करते हैं कि आपने हमें समय दिया है, आपके समय का कद्र करते हुए हम इतने बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करें कि आपकी समय को कीमत को देखते हुए कि आप हम पर भरोसा किए हैं तो उस भरोसे लायक मैं बन सकूं। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया था। अब दोस्तों दूसरा इसी पहली टेस्ट सीरीज का हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। हालांकि इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह। मैंने एक छोटा सा ग्रीन स्क्रीन लगाया है आपसे बातचीत करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों इसी पहला टेस्ट सीरीज का हम लोग ये पहली टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीजें, नए नए फैक्ट आपको मिलेंगे, नए नए इंफॉर्मेशन करंट रिलेटेड है पूरा। जैसे कह सकते हैं शेडो प्रश्न है ये, जैसे एग्जाम में आता है पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। तो इस तरह से है क्योंकि दोस्तों आपने क्या पढ़ा है यह चीजें तय होती हैं आपके प्रैक्टिस सेट। जो बेहतरीन संस्था है जैसे भरोसेमंद विश्वसनीय संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं का अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपकी तैयारी में धार लगेगी। धार, धार की वैल्यू समझते हैं ना? मैंने धार की वैल्यू चारा बांधने वाली मशीन जो होती है उससे सीखा था। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था। छोटा सा बात बता दूं कि हमारे यहाँ जैसे मशीन से, पट्टे वाली मशीन से चारा काटा जाता था, बहुत पहले से ही बाला जाता था क्योंकि हमारे दादा दूध बेचते थे तो गाय भैंस वगैरह बहुत ज्यादा थी। तो हम लोग एक दिन ऐसे चारा बाल रहे थे तो पट्टा फेंक दे रहा था, इधर डंडी गाड़ रहे थे तो इधर फेंक दे रहा था, इधर गाड़ रहे थे तो इधर। समझ नहीं आ रहा था ये क्यों फेंक दे रहा है। अचानक हमारे दादाजी आए, एक छोटा सा पत्थर उठाए, उस गड़ासी पर रगड़ दिए, उसके बाद चालू किए, पूरा चारा कट गया। तो उस दिन समझ में आया कि हाँ ये धार की वैल्यू क्या होती है। इसीलिए आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये आपकी तैयारी में धार कैसे लगी और आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की तैयारी है, ये तय होता है आपके प्रैक्टिस सेट से। कोई भी विश्वसनीय संस्था का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और उसको सॉल्व करिए, देखिए हम कहाँ हैं, कितने पानी में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन जिस तरीके से हमने आरओ में बहुत ही बड़ी बड़ी विश्वसनीय संस्थाओं का कंटेंट टेस्ट सीरीज देखा था, जैसे ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, विजन, ऐसे घटना चक्र, इन सभी का देखा था। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और जहां तक हो सके सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। बहुत अच्छा, एक तरफ आपको दे दिए गए हैं महासागरीय धाराएं, दूसरी तरफ करें उससे संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं। कह रहे हैं युग्मों पर विचार कीजिए। आपको कुछ 3 युग्म यानी 3 जोड़े दे दिए गए हैं, इनमें विचार करके बताना है कि कौन सा हमारा सही सुमेलित है। तो यहाँ 3 आपको धाराएं दे दी गई हैं, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं से संबंधित कोई ना कोई किसी एग्जाम में देखेंगे एक ना एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। अभी आरओ में भी एक प्रश्न आया था महासागरीय धाराओं से संबंधित। यदि आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो बेंगोला धारा, हम्बोल्ट धारा और कैलिफोर्निया धारा, इन तीनों धाराओं दोस्तों ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। आप लोग जानते हैं गर्म महासागरीय धाराएं नहीं है, यह ठंडी धाराएं हैं। तो बेंगोला धारा दोस्तों किससे संबंधित है? नामीब रेगिस्तान, हम्बोल्ट धारा अटाकामा रेगिस्तान और कैलिफोर्निया धारा मोजावे रेगिस्तान। तो ये 3 के तीनों हमारे जोड़े सही है। बहुत अच्छा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कह रहे हैं इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके बताइए कि उपर्युक्त में से ऐसा कौन सा कारक है जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्यताप में भिन्नता का कारण बनते हैं। सूर्यताप मतलब दोस्तों सूर्य की गर्मी। तो ऐसी कौन से कारक हैं जिसकी वजह से सूर्यताप यानी सूर्य की गर्मी में भिन्नता का कारण बनते हैं, यानी सूर्य के तापमान में भिन्नता का कारण बनते हैं। तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना भी सूर्यताप के कारण में भिन्नता रखता है। सूर्य की किरणें का झुकाव भी होता है, यस ये भी होता है। और दिन की लंबाई, जैसे ठंडी में दिन की लंबाई कम हो जाती है और गर्मी में ज्यादा हो जाती है, हालांकि सीधा भी होता है।
तो तीन के तीनों हमारे यहाँ कारक सूर्य ताप के भिन्नता से संबंधित रखते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 78 में, तो कह रहे हैं कि कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ हमको भू आकृति दे दी गई है और दूसरी तरफ संबंधित है कि ये कैसे बनते हैं, उससे संबंधित बातें लिखी गई हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही वो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में हम लोग फंस जाते हैं, ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं। और जो प्रश्न ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं वही प्रश्न सिलेक्शन दिलाता है, बाकी सब प्रश्न तो प्रश्नों की संख्या गिनवाते हैं। तो जरा देखें, यहां पर आपको टॉर्न झील लिख दिया गया है। तो टॉर्न झील क्या होता है दोस्तों? वो ग्लेशियर के अपरदन से बनते हैं। ग्लेशियर मतलब जैसे जहां बर्फ के पहाड़ हैं, वो जब टूटते हैं, गिर जाते हैं, तो उनमें जो गड्ढे बनते हैं, उसी गड्ढे में जल भर जाता है। तो उसी गड्ढे वाले जल वाले भाग को दोस्तों हम लोग टॉर्न झील कहते हैं, जो ग्लेशियर अपरदन से बनता है। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। लैपीज दे दिया है। लैपीज कैसे बनते हैं दोस्तों? भूजल से बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पानी है, यहाँ पानी, ये मान लीजिए ये जमीन है, ये भूमि है और इसके इधर पानी है, इसके इधर पानी है। तो पानी, ये नर्म भूमि है कोई, जैसे तो पानी इसको काट दे, ऐसे भूमि को ऐसे काट दे रहा है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बन जाता है कि उबड़ खाबड़ टाइप का, जैसे आप लोग देखते हो ना, जहां पानी भूमि से सटा होता है तो वहां कुछ भूमि अंदर घुस जाता है पानी में, कुछ पानी भूमि में घुस जाता है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं इन्हें लैपीज कहते हैं। यह भूजल बनता है, भूमि पर जो जल होता है उसकी वजह से बनते हैं। तो यही वाला हमारा सही है, क्योंकि पूछ रहे हैं कौन सा सही है, तो यही सही है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बाकी सब गलत है, आप छोड़ के निकल सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको थोड़ा सा याद रहे। अब यहाँ पर दोस्तों दे दिए गए हैं पेडी प्लेन दे दिए गए। पेडी प्लेन क्या होता है दोस्तों? नदी अपरदन से बनता है ये। यस, नदी अपरदन, जो नदियां जब अपने उफान पर होती हैं, जो अपरदन करती हैं, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है पेडी प्लेन। और बचा एक है हमारा पोड होल्स, वायु अपरदन से बनता है। यह सड़क पर जैसे गड्ढे देखे हैं ना, उसी टाइप का हो जाता है। जैसे रेगिस्तानी इलाकों में वायु चलती है, कहीं वायु का झोंका तेज पड़ता है ना, तो वो जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, फिर उसमें पानी वगैरह भर जाता है, तो इसी को पोड होल्स बोलते हैं। इन सबको चीजों को याद रखे, सबको ये नहीं आता है। तो आप लोग अगर इसको याद रखे रहेंगे सरप्लस में रहेंगे। अगला देखें, अगर हम 79 में, बहुत अच्छा, कह रहे हैं कि कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। नदियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। यह टेस्ट सीरीज हमें यही सिखाती है कि हमें किन चीजों पर फोकस करना है, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, किस टाइप पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कैसे प्रश्न हम कर ले रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, हमें कहाँ मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, कहाँ कम जरूरत है। यही सब आपको टेस्ट सीरीज सिखाती है। टेस्ट सीरीज ये कतई नहीं जो कहता है कि हम इसमें से फंसा देंगे, तो समझ लो मूर्ख है और आपको मूर्ख बना भी रहा है। तो हम ये कभी दावा नहीं करते इसी में से आएगा, हाँ, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ये जरूर दावा करते हैं कि कह रहे हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सीधी सी बात दोस्तों, भरतपुजा, ये भरतपुजा जिसे हम लोग कहते हैं, भरतपुजा भी कहीं कहीं लिखा होता है, केरल की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। और ये शरावती कर्नाटक में बहती है दोस्तों, आप लोग जानते हैं यही भरतपुजा और ये शरावती, यही दोस्तों जो है ये नदियां तो पश्चिम की ओर बहती है। इसमें पूर्व की पूछा है ना, यस, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं पूर्व की ओर बहती हैं। तो भरतपुजा और शरावती ये तो पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये स्वर्ण रेखा और पालार ये पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है, सॉरी, यहाँ पर लिखा है कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। तो इस बात को जरूर फोकस कीजिएगा। कभी कभी हमें प्रश्न आता रहता है, हम लोग छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम गलत कर, जैसे देखो अभी मैंने नहीं पर मेरा ध्यान नहीं गया, इसलिए हम गलत करने जा रहे थे। कह रहे हैं कौन सा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कौन सी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यही भरतपुजा, शरावती, 1 और 2 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ये सुवर्ण रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं, झारखंड के रांची से बहती है, जिसका अर्थ होता है सोने की रेखा। कहा जाता है कि इस नदी में पहले नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते थे, उसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा रख दिया गया है। और ये पालार जो है ये भी कर्नाटक में बहती है और पूर्व की ओर बहती है। तो ये दोनों पूर्व की ओर बहती हैं और ये दोनों पश्चिम के। आगे देखें हम लोग 80 वाले में, दोस्तों कह रहे हैं कि भारत की नदियां और उसके अनुसार राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस नदियों पर या किस नदियों के आसपास है दोस्तों, उससे हमें बताना है। कौन सा हमारा सही सुमेलित है उसी पर हमें बता देना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ पर
कई सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ है, यहाँ दे दिए हैं लोहित। तो दोस्तों सीधी सी बात, और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ आपको राष्ट्रीय उद्यान और नदी दोनों का कंसेप्ट चाहिए। तो राष्ट्रीय ओरंग राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे, तो ये कहाँ है, असम में है। असम में ही दोस्तों एक मुख्य नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी ये गलत हो गया, लोहित नहीं बल्कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र होना चाहिए था। अब दोस्तों यहाँ पर दे दिए हैं चंबल। चंबल कह रहे हैं ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पास है। तो दोस्तों नहीं, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में है। कहाँ है ये, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के देहरादून में, हरिद्वार के पास। आप लोग जानते हैं हरिद्वार में तो गंगा नदी बहती है, तो यही दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये गंगा नदी के किनारे है। तो ये गंगा नदी से होकर बहती है दोस्तों, यहाँ से होकर गंगा नदी बहती है, यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर दिया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कह रहे हैं ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, यानी उसके पास है। तो यस, यही वाला सही है आपका, तीसरा सही है, बाकी पहले दो गलत है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बहुत। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को देखें, तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि सही कथन क्या है हमारा। तो पहले अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट को पढ़ें, तो कह रहे हैं बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यह कील नहर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये वाला टर्म पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में। तो ये वाला तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये कह रहे हैं WWF ने 2030 तक बाल्टिक सागर के 10% क्षेत्र को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड क्षेत्र घोषित करने का लक्ष्य रखा है। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही। WWF ने यह कहा है कि 30% क्षेत्र इसको संरक्षित और 10% क्षेत्र इसका स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड बनाने की योजना बनाई है यहाँ, तो ये वाला भी सही है। और ये नेवा, विस्तुला और ओडार, ये तीनों नदियां इसी बाल्टिक सागर में आकर गिरती हैं। तो यस, आप एक बार बाल्टिक सागर को मैप में देख लेंगे तो आपके दिमाग में बन जाएगा चीजें, तीन के तीनों हमारे सही सुमेलित है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 82 वाले को देखें, तो इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करें। कुछ चीजें अगर दोस्तों ये लोगों की वजह से ब्लर हो गया है तो हम पढ़ देंगे, तो आप समझ लीजिएगा। तो कह रहे हैं कथनों पर विचार करके बताएं कि सही कथन क्या है। एक बार आप यहां जरूर ध्यान दिया करिए, सही पूछ रहे हैं कि गलत पूछ रहे हैं, तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि आइस शेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बता देता हूं, क्योंकि मसालेदार प्रश्न में पर जोर नहीं देता, जो मसालेदार होते हैं, जो थोड़ा कंसेप्चुअल होते हैं, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही प्रश्नों पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं। क्योंकि दोस्तों आपका कंसेप्ट जहां थोड़ा सा कमजोर लगे वहीं पर मैं थोड़ा ज्यादा समय लेता हूं। आइस शेल्फ के बारे में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर तीन चीजें आपको जानने की मिलेंगी। आइस शेल्फ, आइसबर्ग और आइस शीट, ये तीनों क्या होती हैं जान जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आइस शेल्फ क्या होता है, आइस मतलब बर्फ होता है, आप लोग जानते हैं। शेल्फ मतलब एक तरह का उसका दोस्तों फैली हुई पट्टी। तो आइस शेल्फ क्या होता है, जैसे ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ होते हैं, भूमि से फैलते फैलते वो समुद्र तक चले गए, समुद्र में भी फैले हैं। यानी दोस्तों ये कह सकते हैं, ये मान लीजिए समुद्र है और ये मान लीजिए भूमि है, भूमि से ये ग्लेशियर फैला और समुद्र में भी फैला हुआ है और कहीं बीच में टूटा नहीं है। तो यही कह रहे हैं, इसी को आइस शेल्फ कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं समुद्र की सतह पर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े जो मुख्य भूमि से ग्लेशियर से टूट कर बने होते हैं। यही गलती कर दिया, आधा सही कहा कि समुद्र की सतह पर तैरने वाले बर्फ हैं, इतना तो सही कहा, लेकिन दूसरा आधा में इन्होंने कह दिया कि टूट कर बने होते हैं। नहीं भाई, ये आइस शेल्फ टूट कर नहीं, पूरा समूचे होते हैं, इसलिए यह गलत हो गया, टूटते नहीं है, आइसबर्ग टूटता है। यस, आइसबर्ग का निर्माण तब होता है जब आइस शेल्फ या ग्लेशियर से बड़ा टुकड़ा टूटकर समुद्र में तैरने लगता है। यानी जहां से ये मैंने ये लाइन खींचा है, समुद्र से और भूमि से अलग हो गया उसका ग्लेशियर, उसे आइसबर्ग कहते हैं। सॉरी थोड़ा सर्दी हुआ है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो आइसबर्ग क्या होता है, जब ग्लेशियर पूरा समूचे रहे, पृथ्वी और इसे मतलब समुद्र से जुड़ा रहे ग्लेशियर बर्फ, तो आपका आइस शेल्फ, और जब बीच में से टूट जाए तो आइसबर्ग। और आइस शीट किसे कहते हैं, बहुत लंबे समय तक बहुत बड़े वर्ग में, यानी 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक तक जो फैला होता है
तो बर्फ वो जो है दोस्तों उसे आइस शीट कहते हैं। आइस नाम से ही लग रहा है, आइस शीट, जैसे हम लोग सीट बोलते हैं, सीट मतलब चादर, तो आइस शीट यानी बर्फ का चादर। तो ये 50,000 या उससे अधिक किलोमीटर वर्ग में तक फैले होते हैं। तो सब के सब सही हैं, 2-3 सही हैं, पहला हमारा गलत हो, तो बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, यही है 82 का बी हो गया। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 83 वाले में, तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे कि कुमायूं हिमालय के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, बताएं कौन सा हमारा सही है। तो यह पश्चिम में सतलज नदी से होकर पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूर्व में ये जो कुमायूं हिमालय है, पूर्व पश्चिम में सतलज नदी से लेकर और पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है, सही है। और पंचाचूली पर्वतमाला, गोरी घाटी और सुंदर डूंगा घाटी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। यस, ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। और यहाँ पर यह इस क्षेत्र में उच्च भूकंपी और पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील भूमि माना जाता है कुमायूं हिमालय को। यस, बिल्कुल सही। तो हमारा 83 का 3 के तीनों सही हो गए, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग ये 84 वाले को देखें, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों पर आप विचार कर लीजिए और बताइए कि कौन सा हमारा सही विकल्प है। तो अगर हम पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ें, तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5422 किलोमीटर के आसपास है। यस, ये वाला तो मुख्य तटीय रेखा की लंबाई, तो मुख्य तटीय रेखा की लंबाई, तो ये वाला आपका तो सही है। यस, मुख्य की बात कर रहे हैं, यानी हम उनको छोड़ दे रहे हैं, अगर जैसे जो हमारे द्वीप वगैरह उनको छोड़कर ये मुख्य की बात किया जा रहा है। नहीं तो आप लोग कहोगे सर 75 होगा, 7500 है तो इतना कहां से है, ये मुख्य की बात कर रहे हैं। दूसरा करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटीय ये 132 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर ये गलत हो गई आपने, ये 132 ये दोस्तों लक्षद्वीप की है, अंडमान निकोबार की ज्यादा है, 196 किलोमीटर है तटीय रेखा। तो ये वाला आपका गलत हो गया। भारत की स्थलीय सीमा कह रहे हैं 17 राज्यों को छूती है। तो दोस्तों 16 राज्यों को छूती है, यहाँ पर 17 लिख दिया है, तो 16 राज्यों को छूती है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, 1 और 3 सही होगा। यहाँ हमें लगता है मिसप्रिंट की वजह 16 लिखना चाहिए था, 17 लिख दिए गए हैं। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 1 और 3 सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें अगर 85 वाले में, तो क्योंकि दोस्तों इसलिए 16 मैं इसलिए कह रहा हूं, यहाँ थोड़ा सा फिर ले चलूं आपको, यही दिखाता हूं, क्योंकि ये यहाँ 17 दोस्तों, ये अगर जम्मू कश्मीर, अब तो वो यूटी बन गया है, पहले अगर वो राज्य था तब 17 होते थे, यूटी की वजह से अब 16 हो गया है। आगे जरा हम लोग देखें, तो 85 वाले में दोस्तों कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है, अभी कथन दे दिए गए हैं, कारण दे दिए गए हैं, बताइए कौन सा हमारा सही उत्तर है, उसे चयन करना है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील दूर फैला हुआ है। जी बिल्कुल सही, आप लोग जानते हैं प्रादेशिक जल सीमा तट की लंबाई 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, यानी अपने तट से मुख्य भूमि से लेकर 12 समुद्री मील अंदर तक। तो इस यहाँ तक भारत का पूरा जो है अधिकार होता है, आंशिक अधिकार नहीं। तो यहाँ यही कह रहे हैं भारत को इस क्षेत्र पर आंशिक अधिकार होता है, आंशिक नहीं दोस्तों पूर्ण अधिकार होता है। तो ये वाला आपका गलत हो गया, तो आपका कह रहे हैं केवल ए सही होगा, ए सही है। 86 को देखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारे जगह पर आप लोग इसे पढ़े होंगे। कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा हमारा विकल्प सही है। पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, बहुत अच्छा, पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 विभिन्न राज्यों में है। जी बिल्कुल दोस्तों, आप लोग जानते हैं पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। और माहे आपका ये कहाँ है दोस्तों, माहे आपका है केरल में। तो यहाँ कह रहे हैं माहे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भाग है जो तमिलनाडु में है। गलत दोस्तों, ये माहे तो केरल में है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब दूसरा, पुडुचेरी के सभी क्षेत्र पहले फ्रांसीसी उपनिवेश थे। जी बिल्कुल, तो पहला तीसरा आपका सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर सही है। आगे जरा हम लोग अगर देखें, ये अगला वाला क्या है हमका 87 में मैचिंग वाला प्रश्न है। मैचिंग वाला प्रश्न तुरंत ही क्रैक हो जाते हैं, इसमें आपको कोई भी दम नहीं लगाना पड़ता है। पुडुचेरी के क्षेत्र वही वाला जो अभी हमने सॉल्व किया है, उसी का एक जुड़वा भाई आ गया। पुडुचेरी के क्षेत्र राज्य की सीमा में अवस्थित, अभी मैंने बताया दोस्तों, माहे कहाँ है आपका, केरल में है।
वही प्रश्न है। तो ए वाला 3 पर, ए 3 पर कहाँ है, सिर्फ ए में है। हो गया आपका काम, आपका उत्तर मिल गया, क्योंकि एलिमिनेशन हमने पता लगा लिया और कहीं ए 3 पर नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आपका। और आप लोग जानते हैं यनम, यनम कहाँ है, ये यनम आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु का यहाँ 2 दे दिए गए हैं, एक कराईकल तमिलनाडु में है, एक पदुचेरी तमिलनाडु में है। तो इससे आप पता लगा लीजिएगा। आगे चले देखते हैं हम लोग 88 में कह रहे हैं अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, यह पहला दिया है आपका विश्व बैंक से, विश्व बैंक से तो नहीं, ये भी नहीं, ये दोस्तों संबंधित है राष्ट्रीय अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से संबंधित है। बहुत अच्छा, यही आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई एक एक्शन प्लान से संबंधित है। आगे चले हम लोग 89 में जरा देखें। तो कह रहे हैं कि दोस्तों किन्हें 1924 में कानपुर के बलवेशिक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी। आप लोग जानते हैं कम्युनिस्टों का एक मामला था दोस्तों 1924 में, उसमें कई सारे कम्युनिस्ट नेताओं का जेल हुआ था, अंग्रेजों ने जेल में डाला था। तो उसमें कई सारे लोग थे, एम एन रॉय भी थे, जो बाद में वो उन पर भी आरोप लगा था, वो छूट गए। एम एन रॉय के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो छूट गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो कौन कौन से मुख्य नेता थे इसके बारे में हमें दिया है। तो कौन से थे, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। तो नलिनी गुप्ता यही मुख्य थे इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं 90 वाले में, तो एक बार आप उसे पढ़ लीजिएगा 1924 वाला जो मैंने बताया अभी, ये कम्युनिस्ट वाला। तो मध्यकालीन भारत के प्रयुक्त शब्द, मध्यकालीन भारत में दोस्तों एक शब्द प्रयोग होता था जिस शब्द का नाम था दोस्तों मणिग्रामम। तो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होने वाला शब्द मणिग्रामम का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो मणिग्रामम का मतलब होता था दोस्तों व्यापारियों का समूह या व्यापारियों का संघ। याद रखे रहिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे भी ट्रिक से याद करना चाहें तो ये कर सकते हैं, मणि रखा है, मणिग्रामम, मणि को लेकर गांव गांव में दौड़ना यह व्यापारी का काम ही हो सकता है। इस तरह कैसे सोच लेंगे तो भाई मणि कौन, बड़े व्यापारी बिजनेसमैन ही लेके चल सकते हैं ना, तो व्यापारियों का संघ। ऐसे करके याद रखे रहेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि हमें वो तरीके से ही उसको याद करना पड़ता है, वैसे याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे। कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे, डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहे हैं कोको स्ट्रेट म्यांमार के कोको द्वीप समूह और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। तो दोस्तों इनमें इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दिया, और स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती मतलब पूरा गलत। कोको स्ट्रेट के बारे में जो बात कर रहे हैं, यह म्यांमार के कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान के नहीं। तो इसलिए यह दोस्तों गलत हो गया, आपका दूसरा वाला गलत हो गया, यहाँ दक्षिणी जगह उत्तरी होना चाहिए था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, 91 हो गया हमारा। 92 को जरा हम देखें तो कह रहे हैं कि एक तरफ हमें दे दिया गया है पहले वाले लिस्ट में कि भू आकृतिक क्षेत्र, और दूसरे में दे दिया है क्षेत्रफल में प्रतिशत का भाग। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न किसी को याद ज्यादातर नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारे गांव में एक कहावत है, दिमाग लगाओगे तो मुर्गा भी अंडा देगा। कैसे देगा वो विज्ञानों का विषय है। तो जरा हम इस पर आते हैं अब। तो भू आकृतिक प्रदेश, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने जोड़े सही सुमेलित हैं। तो मैदानी क्षेत्र आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा क्षेत्र, इसमें कितना 4 दिया है, 11%, 28%, 18, 43। आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, यानी ये 43 पे होना चाहिए था। ये वाला बात सही है। मैदानों से ज्यादा कौन है दोस्तों, मैदानों से ऊपर आएंगे परसेंटेज में हमें, मैदानों से नीचे आएंगे
पठार मेष जैसा आकृति होती है, आप लोग जानते हैं पठारों पर खेती होती वगैरह होती है, तो ये दोस्तों आपका 28% हो जाएगा। ये पठार कितना है, ये 28% है। उसके बाद दोस्तों ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया, पहाड़ और पर्वत में यही अंतर होता है कि पर्वतीय क्षेत्र बहुत ऊंचे होते हैं और पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा कम ऊंचे होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र यानी बहुत कम है, सबसे कम, तो ये आ जाएगा 11 पे और पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा आपका ये 18 पे। तो इससे हमें क्या साबित हुआ कि हमारा केवल एक सही है और ये 4 सही है। तो एक और 4 सही है, इससे हमें क्या लगा कितने सही हैं, तो केवल 2 सही है, बी हो जाएगा हमारा ये 92 का बी। बहुत अच्छा, बी हो जाएगा हमारा 92 का बी, केवल 2, यानी यूपीएससी टाइप का प्रश्न दे दिया है, केवल 2। आप लोग अब समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा सारा कंसेप्ट, आप लोग याद कर लेंगे इस परसेंटेज को। आगे देखें, अगर 93 वाले को करें कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है, तो दर्रा पूछा जा रहा है, कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है उसे हमें बताना है। तो दोस्तों पीर पंजाल के दर्रा दोस्तों कहाँ है, पीर पंजाल के प्रमुख दर्रा दोस्तों ये बनिहाल दर्रा से संबंधित है। सॉरी, ये कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है, तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है। आप लोग और जानते हैं नाथूला पूछ लिया जाता है, कहाँ है ये, ट्रिक होता है नाथू का सिक्का, तो ये सिक्किम में है। रोहतांग दोस्तों क्या है, जानते हैं, ट्रिक से लोग याद करते हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कंगना रनौत हैं जो हमेशा रोती रहती हैं, तो रोहतांग हो गया। और शिव किला ये भी हिमाचल प्रदेश से है। तो यस, तो सबका मैंने बता दिया, फिलहाल पूछा था आपके सी के बारे में। आप अगर हम लोग 94 वाले में देखें तो कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा हमारा कथन सही है। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, अगर आप लोग मेहनत को समझ रहे होंगे इतनी गर्मी में, तो उस चीज को आप समझ रहे होंगे कैसे होता है। दक्कन ट्रैप क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः अवसादी प्रकृति की होती हैं। दोस्तों यहां पर ये गलत कर दिया पहला स्टेटमेंट, दक्कन ट्रैप पूछा जा रहा है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें मुख्यतः दोस्तों आग्नेय प्रकृति की होती हैं, अवसादी नहीं, ये आग्नेय से संबंधित होती हैं। ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। आप लोग डीजल पेट्रोल केरोसिन ले हैं, उसका ढक्कन हटा के ले जाएंगे तो आग लग जाएगी, तो ढक्कन मतलब ढक्कन हटा दोगे तो आग लग जाएगी, यानी आग्नेय से संबंधित है। तो ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये वाला आपका गलत हो गया। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग के अंतिम काल में ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई थी। तो यस, ये वाला आप लोग जानते हैं, क्रिटेशियस युग का दोस्तों आरंभ 100 यानी 14.5 करोड़ वर्ष पहले से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है इसका। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है, इसी से संबंधित है। और तीसरा कह रहे हैं कि दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बनने वाली मिट्टी को कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है यहाँ पर। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से काली मिट्टी बनती है और काली मिट्टी को ही कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका यहाँ पर 2 और 3 वाले सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी, और पहला तो गलत हो गया, तो 94 का आपका बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 95 वाले के पास अगर चलते हैं तो इसमें भी दोस्तों ये नदियों से संबंधित एक आपको प्रश्न दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, लेकिन इसी तरह के कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। करें कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा सही है, और हम देखते हैं कौन सा हमारा कथन सही है। तो चले हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को अगर देखें तो चिनाब नदी का निर्माण चंद्र और भागा नदियों के संगम से होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो ये चिनाब नदियों का निर्माण नाम से ही लग रहा है, चंद्र और भागा, तो ये वाला आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। तंडी, आप लोग जानते हैं तंडी नामक स्थान पर यही चंद्र और भागा आपस में मिलती हैं, तो यही जो चिनाब नदी बनती है चंद्र और भागा नदियों के मिलने से बनती है। और ये कहाँ मिलती हैं, तंडी नामक स्थान। ये तंडी नामक स्थान दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, ये तंडी नामक स्थान कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हुआ यहाँ पर, ये जो तंडी आपको दे दिया है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में नहीं, लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जी बिल्कुल, कई बार आप लोग पढ़े होंगे, फैक्ट है। तो ये भी सही है, आपका पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा सही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये। तो थोड़ा सा ये हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। आगे जरा अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा इस बात को।
96 वाला देखते हैं हम लोग 96। तो 96 को देखते हैं अगर, तो इसमें आपको कथन कारण वाला से है, कथन दे दिया है और कारण दे दिए गए हैं। तो एक सेकंड थोड़ा हम पानी पी लें। तो आपको कथन में कहा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना में ताप विद्युत उत्पादक प्रमुख है। यस, बिल्कुल सही। इसका मॉडल अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो दोस्तों ये वाला आपका जो कह रहे हैं, दोनों के दोनों सही हैं आपस में। ये भी बात सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन, ये कारण जो है कथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जैसे मेरा नाम, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा नाम राजेश है इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो दोनों बातें सही है, लेकिन मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है ना, तो इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा यस। आगे अगर देखें तो 96, ये 97 में कह रहे हैं कि कौन सी जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहां पर आपको रंगा दिया है, ढिकरोंग दिया है, पापुम पाम्प दे दिया है, कोंपली दे दिया है। तो दोस्तों कौन सा ये नहीं है, तो ये कोंपली, कोंपली ये जो दोस्तों जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी सब ये रंगा, ढिकरोंग, पापुम, ये सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तो आपका दोस्तों ये कोपली आप लोग सोच रहे हैं कहाँ है, ये मतलब ये तो कोपली वाला अगर हम लोग देखते हैं तो ये असम में है। यस, असम में है ये, और बाकी सब अरुणाचल प्रदेश में। आगे अगर हम लोग 98 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि पीट या जैविक मिट्टी, पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। तो पीट या जैविक मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है पीट मिट्टी की। तो पीट मिट्टी की कौन सी विशेषता नहीं होती है, इस बात को जरा हम लोग अब देखते हैं भाई कौन नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें तो पहला में दोस्तों कह रहे हैं यह काली और भारी होती है। तो यस, होती तो है, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिला क्योंकि कह रहे हैं कौन सी इसकी विशेषता सही नहीं है। तो यह क्षारी प्रकृति की होती है, बिल्कुल गलत। यह दोस्तों अम्लीय प्रकृति की होती है, क्षारी नहीं। यही आपका आंसर होगा। और यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। यस, आगे जरा हम लोग देखते हैं 99 में। यस, आप लोग खूब पढ़े होंगे दोस्तों जेंडर बजटिंग के बारे में। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जेंडर बजटिंग प्रारंभ यानी शुरू किया गया। तो ये कब किया गया था, तो केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे वनडे एग्जाम में पूछा गया है ये। अब दोस्तों 110वें में पूछा जा रहा है हमसे, कौन सा एक नगर प्रतिवेशी, प्रतिवेशी मतलब होता है दोस्तों पड़ोसी या आसपास, तो कौन सा एक नगर प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है। तो प्रतिवेशी का क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आमलैंड को कहा जाता है, आसपास क्षेत्र को आमलैंड कहा जाता है, और इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये आंद्रे एलिक्स नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, वही ये दोनों टर्म का नाम रखे थे, आंद्रे एलिक्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और बी दोनों। आगे देखते हैं हम लोग, अगर कई सारे प्रश्न में अगर इस तरफ का आता है तो ज्यादातर वैसे ही होते हैं। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र के बारे में दिया है कि वो कौन कौन से खान क्षेत्र किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। और विश्व के कुछ आपको खान क्षेत्र दे दिए गए हैं। अब आपसे करें कि कौन सा खान क्षेत्र इसमें लौह अयस्क क्षेत्र से संबंधित है। तो यहां पर आप देखिए, आप लोग लेब्राडोर गर्त, कारागांडा बेसिन, सुपीरियर झील प्रदेश, टाइम प्राइस हिल, तो इन चारों के बारे में दिया है दोस्तों। इसमें बस बताना है कि कौन सा हमारा ये कोयला लौह अयस्क से संबंधित है। तो साथियों अगर हम लोग यहाँ पर इसका देखना शुरू करें एक एक करके, लेब्राडोर तो दोस्तों यह, तो यस ये भी कोयला क्षेत्र, ये तो लेब्राडोर तो कोयला क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है, और ये कारागांडा बेसिन दोस्तों यह रूस का एक कोयला क्षेत्र है। यस, ये कारागांडा तो रूस का एक कोयला क्षेत्र है। तो ये तो नहीं हो सकता, कारागांडा के लिए हम एकदम श्योर हैं। तो इसका मतलब दो वाला हमारे विकल्प नहीं होना चाहिए, तो इसको काट सकते हैं हम,
इसको काट सकते हैं। अब आगे चले देखें, सुपीरियर झील प्रदेश, यस, ये भी लौ एस 6 से संबंधित है। प्राइम टाइम हिल्स, ये भी लौ एस 6 से संबंधित है। यानी हमारा कौन हो सकता है, 1 3 4, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आगे चले हम लोग, आगे हम देखें 102 का, करें मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स ये वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि आपका अगर मूल अधिकार का आपका उल्लंघन हो तो आप कोर्ट के माध्यम से इसे लागू करवा सकते हैं, यानी आप इसके लिए कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। तो यही है, इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। 103 में कह रहे हैं दोस्तों, स्टरलाइजेशन प्रक्रिया किससे संबंधित होती है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया कैसे होती है, किसमें होती है, ये आपको यहां पर बताना है। तो जल के शुद्धिकरण से संबंधित, यानी जो जल के शुद्धिकरण होता है दोस्तों, यानी जल में जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्टरलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 103 हो गया। 104 में अगर हम लोग देखें तो ये कथन कारण से संबंधित आपको प्रश्न दिए गया है। जरा ध्यान से देखें, कथन कारण ये सब चीजें बहुत ज्यादा इस समय पूछी जा रही हैं पीसीएस जैसे एग्जाम में। तो कह रहे हैं सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी जब भी मंदी आती है तो सार्वजनिक परियोजनाएं, यानी जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनमें व्यय किया जाता है, तो मंदी से जल्दी से बाहर निकला जा सकता है। जैसे कोरोना काल था, सब कुछ ठप था, तो सरकार ने उस समय बहुत ज्यादा जो है सरकारी परियोजनाओं में खर्च किया, जिससे कि थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिले। तो ये सही है। इसका कारण लिखा है कि सार्वजनिक व्यय में उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। बिल्कुल सही। इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 104 का ए कि दोनों सही हैं। आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे चले हम लोग देखते हैं 5वें वाले में। तो कह रहे हैं बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो बेतवा नहर आप लोग जानते हैं, बेतवा नहर के बारे में दोस्तों, झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों सिंचाई करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त साधन है वहां के लिए, ये जीवनदायिनी एक तरह की है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर ऐसे एरिया के लिए यह लाभान्वित बहुत होती है। यह बांदा के लाभान्वित नहीं करती है, बांदा जिला को। यस, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर। आगे देखें, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि लाभान्वित नहीं होता है, तो नहीं पर देंगे तो यही बांदा होगा। अब दोस्तों देखें, बहुत अच्छा, ये दिया है कि कह रहे हैं बाबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा कालक्रम सही है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ट्रिक होता है, आप लोग बहुत सारे ट्रिक पढ़े होंगे। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, ऐसे था ना 4 मुख्य युद्ध। तो वही बात यहाँ पर पानी का नहीं दिया, उसके बाद खाना का दे दिया, 27 में ये, 28 में चंदेरी और ये 29 में ये। तो 3-1-2 कौन है, ये सी वाला है, 106 का सी। आगे जरा हम लोग देखें 7वें का, अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि कुछ कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कह रहे हैं लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। तो लखनऊ योजना सड़कों के विकास से ही संबंधित है जी। जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन हुआ था। यस, ये भी सही है। और राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। जी बिल्कुल, 3 के तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है, आपके तीनों सही हो जाएंगे दोस्तों। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा 108वां आ रहा है, कहाँ है भाई, यहाँ पर है। तो कह रहे हैं बजहर नामक पर्व, बजहर नाम का एक दोस्तों पर्व है, यह निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, यह थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 थारू जनजाति के द्वारा। थारू जनजाति को किरात वंश भी कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है कभी, किरात वंश किसे कहते हैं, तो थारू जनजाति को कहते हैं, किरात वंश, याद रखे रहेंगे आप लोग। आगे चले हम लोग, ये 109 में हमारा क्या है, स्टॉक और प्रवाह के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो पहला में कह रहे हैं कि मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक है,
जबकि आय एक प्रवाह है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, स्टॉक और प्रवाह समझते होंगे। प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय की एक विशिष्ट अवधि के संदर्भ में मापा जाता है। निर्धारित समय जैसे घंटे, दिन इत्यादि में मापा जाता है इसे। तो ये वाला तो आपका ये तो एकदम सही है। दूसरा देखें तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक स्टॉक चर है। तो दोस्तों ये वाला गलत है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। तो ये एक स्टॉक नहीं, इसे हम प्रवाह मान सकते हैं, ये प्रवाह है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो केवल एक आपका सही है, 109 का ए। आगे जरा हम लोग देखें 110 वाले में। तो यहाँ पर फिर वही बात है, उसी तरह का एक प्रश्न है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट टाइप के दिए गए हैं, घाटे का प्रकार और प्रभाव। तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, कितने सही सुमेलित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा से संबंधित कर दिए गए हैं। राजस्व घाटा क्या है यहाँ दोस्तों, चालू आय और व्यय से संबंधित होता है। यह राजस्व घाटा आप लोग खूब पढ़े होंगे दोस्तों। राजस्व घाटा का मतलब राजस्व आय में से राजस्व की प्राप्ति निकाल देंगे तो आपको राजस्व घाटा पता चल जाएगा। दूसरा कह रहे हैं राजकोषीय घाटा, इसे सभी उधारी का संचयी माना जाता है दोस्तों। क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों राजकोषीय घाटा का अगर आप फार्मूले से निकालेंगे तो कुल व्यय में से निकाल देंगे, यानी राजस्व प्राप्ति को और गैर ऋण से मतलब होने वाली प्राप्तियों को जोड़कर और कुल व्यय में से उसे घटा देंगे तो आपको राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। ये और प्राथमिक घाटा से संबंधित ब्याज देनदारियों के बिना राजकोषीय घाटा, यानी राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज भुगतान होता है उसको निकाल देंगे तो आपको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। तीन के तीनों स्टेटमेंट सही है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सी यानी सभी के सभी सही है। आगे अगर हम लोग देखें 111 में, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिए इसे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के संबंध में कौन सबसे पहले हुआ था। तो दोस्तों हमारा साझा भविष्य शीर्षक से एक ब्रटलैंड रिपोर्ट का विमोचन हुआ था, 1987 में हुआ था। 1987 में हुआ था, यह ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा दोस्तों जानते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट, इसी में साझा भविष्य भी कहा जाता है ब्रटलैंड रिपोर्ट को। यही रिपोर्ट जो है दुनिया को चेतावनी दी कि भाई आर्थिक विकास के साथ साथ थोड़ा सा पर्यावरण पे ध्यान रखो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुमसे जवाब मांगेंगी, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तो यही इसमें बात बताया गया था और कहा गया था कि भाई विकास करो लेकिन अपने जो है प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर। तो ये 87 में हो गया। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। तो ये 1992 में हुआ था, यस। पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र पर सम्मेलन, जिसे हम लोग अनसेड बोलते हैं, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में हुआ था। एक एक चीजों को बड़े ही पेशेंस से समझेंगे तभी आएगा। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये 1972 में हुआ था। ये 1972 में हुआ था दोस्तों। यह पहला वैश्विक सम्मेलन था जिसने पर्यावरण की प्रमुख मुद्दों को उठाया, अपना मुद्दा बनाया और दुनिया को चेतावनी दिया कि भाई पर्यावरण की तरफ ध्यान दो। यही 1900, और क्योटो प्रोटोकॉल को तो आप लोग जानते हैं 1997 से संबंधित है, 1997 से अपनाया गया था। और इसी में दोस्तों कहा गया था कि मतलब एक तरह का जो मतलब कह सकते हैं कि इसमें इसी में कहा गया था कि जो गैसें वगैरह जो नुकसान पहुंचाती हैं उनको कम किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा कौन हुआ, तो 1972 वाला मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। आगे जरा हम लोग देखें 112 वाले में, तो जब एक पारिस्थितिकी तंत्र, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक थ्योरेटिकली है, जब एक पारिस्थितिकी तंत्र दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन होता है तो दोनों के बीच प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, तो इसे सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो दोस्तों यही करना चाह रहे हैं, कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों इसे जो है दोस्तों इसे एक तरह से ओवरलैप हो गया। तो जो ये वाला क्षेत्र है, छोटी सी पट्टी जहां पर दोनों ने ओवरलैप किया,
इनका इन दोनों में प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती भाई ये वाला है कि ये वाला है, क्योंकि दोनों मिल गए। तो इन्हें दोस्तों इकोटोन कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। इसी इकोटोन से बना है दोस्तों इकोक्लाइन, तो यही वाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग अगर 113 वाला देखें तो 113 में आपसे पूछा जा रहा है, 113 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सूचना पर विचार कीजिए और कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। पर्णपाती वृक्ष आप लोग खूब पढ़े होंगे इसके बारे में दोस्तों। तो पहले ही आप लोग देख गए हैं दोस्तों, आबनूस यहाँ जो दिया है, आबनूस पर्णपाती नहीं है। आबनूस दोस्तों ये किस में आता है, सदाबहार में आता है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ये आबनूस सदाबहार पेड़ होते हैं, ये पर्णपाती नहीं है। पर्णपाती जो अपने वृक्ष पौधे खास मौसम में गिरा देते हैं पत्ते, तो ये 3 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, पहले ही हटा दें। तो बांस दोस्तों एक तरह का ये पर्णपाती है और ये सहतूत भी पर्णपाती है, तो 1 और 2 हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा यहाँ पर। आप बी मतलब केवल 2। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों 114 वाले में देखें, हालांकि कई जगह दोस्तों बांस को लेकर ये रहता है कि बांस भी सदाबहार है क्योंकि अधिक पानी वाले में है, लेकिन कुछ किताबों में बांस दे दिया है, तो उसके आधार पर हम बता रहे हैं। आगे देखते हैं 114 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि कथन में यहाँ कथन दे दिया है, यहाँ कारण दे दिया है। बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऊतक यानी टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है। यस, यही होता है। हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमें थकावट महसूस ज़्यादा होती है, आप लोग जानते हैं, और जो ऑक्सीजन को ले जाती है। और इसी हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कई गुना तेज जुड़ जाती है, जो नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये वाला तो सही है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षक होता है। यस, तो ये भी सही है हमारा। 14 वाला भी ये कारण भी हमारा तो सही है, तो कारण भी हमारा सही है। तो लेकिन दोस्तों ये जो पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है, ये दूसरी बात भी सही है, लेकिन पहले वाले को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए हम कह सकते हैं ये बी होगा, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोनों बातें सही हैं। आगे देखते हैं अगर हम लोग ये 15 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि प्रमुख पर्वत और उनकी सर्वोच्च चोटी के जोड़ा दिया गया है, तो कौन सा एक बेमेल जोड़ा है उसे बताइए। एक तरफ पर्वत दूसरी तरफ चोटी। तो हमें दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने रटा है, बहुत ही अच्छे से रटा है, आप लोग भी रटे होंगे। तो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। तो यस, ये रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। तो यहाँ पर माउंट ब्लैंक दे दिया है, जो कि गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी सब अपनी अपनी जगह पे सही थे। आगे जरा हम लोग देखें अगर 16 में तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, आप लोग जानते हैं 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसे संशोधन करके संरक्षण आगार एवं समुदाय आगार जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, 2002 में जोड़ा गया था। यस, 2002 में यही जोड़ा गया था। आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ हैं, एक समय 117 पे पहुंचे हैं। तो इस समय हम लोग 117 पे पहुंच चुके हैं। तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग भारतमाला परियोजना के बारे में थोड़ा पढ़े होंगे। आप लोग जानते हैं यह कनेक्टिविटी से एक तरह से संबंधित है। तो यही है, सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क से संबंधित है, यानी सड़क वगैरह संबंधित है ये। और तटीय बंदरगाह संपर्क ये इससे है। आर्थिक गलियारा सड़क संपर्क मार्ग है। दूर संचार संपर्क ये नहीं है, यानी ये टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित नहीं है, बाकी उपर्युक्त तीनों से है। तो आपका 1 2 3 हो जाएगा सी। आगे अगर हम लोग 18 वाले को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको कुछ प्रदूषक दे दिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ प्रभाव दे दिए गए हैं। कौन सा प्रदूषक का प्रभाव क्या होता है इसे हमें बताना है। तो दोस्तों आप लोग खूब पढ़े होंगे, ये है इसके बारे में यहाँ पर बेंजीन भी एक तरह का रक्त कैंसर फैलाती है। यस, ये तो यहाँ चला आएगा, बी वाला 3 पर आपका चला आएगा। और कैडमियम, यहाँ पर दोस्तों कैडमियम है। कैडमियम आप लोग जानते हैं श्वसन विष होती है, इसको श्वसन विष भी कहा जाता है, एक तरह का जो श्वसन से संबंधित है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों दम घोटू गैस कहा जाता है इसे। यस, ये भी हो जाएगा। फ्लोराइड
हरिमाहीनता। तो यस, ये हो जाएगा। और कैडमियम से इटाई इटाई पर भी एक समस्या होती है इससे। तो इससे हमारा कौन सा बन रहा है? डी वाला 4 पे गया, ए वाला 2 पर आया, तो ए वाला हमारा सही होगा 18 का ए। सॉरी, ए नहीं, ए 2 पर, इसमें भी है सी 1 पर ना, तो यस ये वाला बी वाला होगा। आगे देखें 19 वाले में अगर हम लोग, तो इसमें भी कथन कारण से संबंधित है। अगर हम लोग इसको कथन यहाँ लें, कारण इसको लें, तो अगर हम लोग देखें तो ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों के चक्रण में प्राथमिक उत्पाद एवं अपघटों की विशेषता की भूमिका होती है। ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों के चक्रण में प्राथमिक उत्पाद एवं अपघटों की विशेष भूमिका होती है। ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में प्रवेश द्वार पर प्राथमिक उत्पाद है और निकास द्वार पर अवघटक हैं। तो यस, ये वाला भी आपका स्टेटमेंट है यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। 19 का ए हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग चलें 20 वाले पर, तो यहाँ 20 वाले में देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा सही है। तो वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है। तो दोस्तों ये बात गलत है। वायु में जितना ज़्यादा तापमान होगी उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता उतनी होगी, यानी तापमान पर से स्वतंत्र नहीं होती है। मतलब वायु में कितना जलवाष्प, वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता कितनी होगी, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो पहला वाला गलत हो गया। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा द्रव्यमान को दर्शाती है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, सीधी सी बात है। यस, हर जगह सेम थोड़ी ना होती है। तो बी वाला हो जाएगा आपका, बी सही है, एक गलत हो गया। आगे अगर हम लोग 21 वाले में देखें तो कह रहे हैं इसमें कि किस गैस को वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। तो किसे ग्रीन हाउस गैस यानी जो किसे ग्रीन हाउस गैस माना जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यस, मीथेन यस, नाइट्रस ऑक्साइड यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यस, सभी हैं 1 से 4 तक। आगे अगर देखें 22 वाले में तो कह रहे हैं कि क्या देशों पर विचार कीजिए। कुछ नीचे देश दिए गए हैं और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा साझा करने वाले देशों का नाम बताइए। तो आप लोग अगर अफ्रीका महाद्वीप में देखोगे इसे, कांगो एक है, एक कांगो गणराज्य आपको मिलेगा, तो उसी बगल में है। साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो मिल जाएगा। तो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, सभी के सभी इसे सीमा साझा करते हैं। तो 122 आपका दोस्तों ये डी हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें तो 123 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित इकाइयों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कौन सी इकाइयां जैविक संदूषक हो सकती हैं। जैविक संदूषक कौन सा हो सकती हैं दोस्तों? तो बैक्टीरिया भी है यानी जीवाणु भी है, कवक भी है, पराग भी है और ये माइट्स भी है। बिल्कुल ये दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये सही है। पराग दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। पराग दोस्तों पौधों से आते हैं और आप लोग जानते हैं जीवाणु तो ये दोस्तों जीव जंतुओं से आते हैं, इससे फैलते हैं। कवक, माइट सब ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक संदूषण हो सकते हैं सभी। अब हमें देखना है 124 वाले में। 124 में क्या है, एक तरफ हमें लेंस और दर्पण दिया है और दूसरी तरफ उनके उपयोग दिया है। तो हम लोग दोस्तों खूब पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जो गाड़ी में पीछे वाले दृश्य देखने के लिए शीशे लगाए जाते हैं, पश्च दृश्य दर्पण उससे संबंधित होता है, वो उत्तल दर्पण होता है, आप लोग जानते हैं। और अवतल दर्पण किससे संबंधित होता है? सौर भट्ठी से। सौर भट्ठी का मतलब क्या? बहुत सारे प्रकाश को इकट्ठा करके एक छोटे केंद्र पर लाता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे खाना वगैरह भी पकाया जाता है। सोलर भट्ठी वगैरह में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और तो इसी में कह रहे हैं कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यही हमें बताना है।
तो अवतल दर्पण को दरवाजे एवं जासूसी छेदों में किया जाता है, उत्तल दर्पण भी और आवर्धक कांच में उपयोग किया जाता है। तो सब के सब सुमेलित हैं, 124 का आपका डी हो जाएगा। अब हम लोग देखें अगर 125 में, तो इसमें कह रहे हैं कि जीवित दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। तो भारतीय संविधान को हम लोग जीवित दस्तावेज क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसलिए कहते हैं कि भाई संविधान हमारा एक तरह का साधारण तरीके का, यानी न बहुत ज़्यादा हार्ड है कि इसमें कुछ भी संशोधन नहीं हो सकता, न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसमें कुछ भी संशोधन हो सकता है। दोनों का नपा तुला सामंजस्य है। और इसकी प्रासंगिकता इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि इसमें समय समय के अनुसार संशोधन भी हो सकता है। अगर संशोधन न हो तो हम नई चीज़ों को कैसे ऐड कर पाएंगे, जो हमारी आज की मांग है उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको जीवित दस्तावेज कहा जाता है कि इसको मतलब एक तरह का जिंदा वाला कहा गया है, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित और विकसित किया जा सकता है। इसलिए 126 में विचार कीजिए, विचार करके बताइए कौन सा हमारा कथन असत्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2025 में भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया गया। हाँ, किया गया, सही है। इसका अनावरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। जी बिल्कुल किया गया। तो हमारा कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं, तो स्टेटमेंट डी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि मार्च 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था। तो मार्च 2025 में आप लोग जानते हैं म्यांमार में शक्तिशाली भूकंप आया था। वहां सहायता देने के लिए भारत सरकार ने ब्रह्मा नाम का एक ऑपरेशन चलाया था। याद रखे रहेंगे इसे। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 28 वाले में। यहाँ कुछ कह रहे हैं कि एक तरह हमें कुछ सम्मेलन दे दिया गया है, कह रहे हैं कौन सा एक हमारा सही सुमेलित नहीं है, और दूसरा उसका स्थान दिया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025, यह कह रहे हैं मस्कट में हुआ था। तो यह मस्कट में हुआ था, तो ये बात तो सही है, ये सही है, लेकिन हमें पूछना है जो गलत है उसको बताना है। बायोफेच 2025 न्यूरेमबर्ग में हुआ था, और प्रकृति 2025 नई दिल्ली में, गलफूड 2025 कह रहे हैं अबू धाबी में हुआ था। तो यही आपका गलत है, यह दुबई में हुआ था, अबू धाबी में नहीं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह दुबई में। आगे देखें अगर हम लोग 29 में, तो मिलाने वाला प्रश्न है, तो तुरंत ही मिला देंगे हम लोग। पुरस्कार दिया गया है, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, किस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला। तो दोस्तों जानते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, जो हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हैं। अभी आपको दोस्तों 58वां की बात करें तो 58वां ये रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था, याद रखे रहिएगा। और व्यास सम्मान 2024 ये किसे मिला दोस्तों, व्यास सम्मान 2025 को तो मान लीजिए अभी हम छोड़ दें, एलिमिनेशन अच्छा लगाए, तो एलिमिनेशन से नहीं बनेगा, एलिमिनेशन से नहीं बन रहा है। और ये सरस्वती सम्मान 2024 दोस्तों, नाम ही है सरस्वती साधु, थोड़ा सा मिला जुला फ्लेवर आ रहा है। तो ये संबंधित है यह साधु से, ये सॉरी सरस्वती सम्मान 2024 ये साधु से। तो सी वाला हमारा 4 पे होना चाहिए। सी वाला 4 कहाँ है, केवल सी में है, तो ये वाला यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही वाला। बहुत अच्छा। और बाकी सब आप मिला सकते हैं, मैंने कर दिया है। तो बी वाला 3 पर आ जाएगा, व्यास सम्मान 2024, ये सुरबाला से, और ये यहाँ से। आगे जरा देखें हम लोग अब 130 में। तो 130 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखेंगे आप लोग। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, आप लोग जानते हैं पुराने समय के बहुत जाने माने नाम था अभिनेता में इनका। प्रसिद्ध मनोज कुमार अभिनेता का भी अप्रैल 2025 में निधन हो गया था। तो इन्हीं से संबंधित कुछ कथन देकर कह रहे हैं कौन सा सत्य है। कह रहे हैं 1992 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी बिल्कुल सम्मानित किया गया था। 2018 में कह रहे हैं इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नहीं, 2018 में नहीं, दादा फाल्के अवार्ड इन्हें मिला था, लेकिन 2015 में मिला था।
तो केवल एक हमारा सही हो जाएगा, 30 का केवल ए। बहुत अच्छा। अगर आपको पूछ ले दोस्तों, ये 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड जो मिला था दादा साहब वाला, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है इस पिछले साल का। आगे अगर हम लोग देखें तो स्वावलंबी कार्यक्रम, स्वावलंबिनी कार्यक्रम के संबंध में करें कुछ कथन दे दिए हैं, बताइए कौन सा हमारा सही है। तो फरवरी 2025 में इसका प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से किया गया, तो जो कि गलत है दोस्तों। इसका दोस्तों प्रारंभ किया गया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, जो कि यहाँ पर अब ये गलत हो गया। तो महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इसका प्रारंभ पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय एवं असम में किया जा रहा है, तो यस, बी वाला आपका सही है। तो आगे चले हम लोग, 31 में हो गया हमारा, 32 को अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि स्विस कंपनी आईक्यूब एयर, एक स्विस कंपनी है, आईक्यूब एयर अपनी 7वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी कर दिया है, और उसमें कुछ बातें बताई हैं। उन्हीं 2 बातों को यहाँ पर लिखा गया है, सत्य कथन बताएं। तो इस रिपोर्ट में मायाग्यूज प्यूटोरिका को सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है। याद रखें, मायाग्यूज प्यूटोरिका को सबसे स्वच्छ महानगरी घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट, जो कि मेघालय में स्थित है, उसे बताया गया है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, अपने भारत का मेघालय। तो हमारा दोनों के दोनों कथन सही हैं 132 वाले का। आगे चले देखें हम लोग 133 में। तो इसमें कह रहे हैं नवीनतम नियुक्ति हुई है उनके बारे में, किस व्यक्ति की नियुक्ति नवीनतम हुई है। तो विदेश मंत्री कनाडा, इनका नियुक्ति दोस्तों कहाँ हुई है, आप लोग जानते हैं किसका है, ये व्यक्ति बताना है ना। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कनाडा के विदेश मंत्री पद पर नियुक्ति हुए हैं। तो ये दोस्तों हैं कुछ महिला टाइप का इनका नाम था। यस, महिला और पुरुष दोनों टाइप का नाम है इनका। अनीता आनंद। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों, संजय जायसवाल को। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। जर्मनी का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है, जर्मनी का चांसलर ये मर्ज करके एक नाम है, यस। और यहाँ क्योंकि जर्मनी से आप लोग देखते हैं बहुत सारे रोगों की मशीनें जर्मनी से आती हैं, तो रोग मर्ज जर्मनी ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आशीष खन्ना को। तो यस, ए का 2 पर, बी का 1 पर, और डी का हमारा 3 पर। ए वाला हो जाएगा हमारा 33 का ए। 34 का अगर हम लोग देखें यहाँ, तो 34 को अगर हम लोग देखें तो इसमें कह रहे हैं दिसंबर 2024 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इन्हें जो सम्मानित किया गया था, जिमी कार्टर जो पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, इनको दोस्तों जो सम्मानित किया गया था ये 2006 में, सॉरी 2006 में नहीं, ये 2024 में तो इनका भी निधन हुआ था। तो इन्हें मिला था दोस्तों 2002 में। कहाँ है 2002, यहाँ है, यस। 2002 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिमी कार्टर को। अब हम लोग देखते हैं 135 वाले में दिवंगत हुए व्यक्तियों उनसे संबंधित क्षेत्र कौन सा युग में बेमेल है, और कौन से व्यक्ति किस क्षेत्र में काम किए हैं इसे हमें बताना है। तो तुलसी गौड़ किससे संबंधित है दोस्तों, तुलसी गौड़ दोस्तों यह एक पर्यावरणविद थे, यस, ये तो सही है। रमाकांत रथ ये एक साहित्यकार थे। श्याम बेनेगल सिनेमा से संबंधित हैं, और राजगोपाला चिदम्बरम राजनीति से। तो कह रहे हैं कौन बेमेल है, तो यस, ये दोस्तों ये वाला बेमेल है। शुरुआत के 3 तो सही हैं, तो हमें पता लग गया शुरुआत के जब तीनों सही हैं तो गलत यही होगा। क्यों गलत है, ये राजगोपाला चिदम्बरम दोस्तों ये जो राजनीति से संबंधित दे दिया है, यही पर यहाँ गलत है। ये राजनीति से नहीं, ये परमाणु वैज्ञानिक से संबंधित हैं। क्योंकि एक पी चिदम्बरम थे, तो लोगों के दिमाग में बना है कि भाई ये राजनीति होंगे, तो ये नहीं, ये
परमाणु वैज्ञानिक से संबंधित है। आगे हम लोग देखें अगर 136, तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि 2025 के प्रथम नौसेना कमांडर का सम्मेलन संबंध में विचार करिए और बताइए, साहित्य कथन चुनिए। और इस सम्मेलन का आयोजन कारवार कर्नाटक में किया गया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन किए। जी बिल्कुल, 136 का आपका ये पहला वाला तो सही है, ये पहला, ये दूसरा ये होना चाहिए, मोदी जी ने इसका किया था। ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें हमें कंफ्यूजन लग रहा है। 1 मिनट, थोड़ा सा हम देख कर गूगल से करके आपको बताते हैं किसने किया था। हमें लग रहा है, डाउट है कुछ, इसलिए गलत बताने से अच्छा थोड़ा सा हम देख लें तो आपके साथ अच्छा होगा। यस, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तो दोस्तों मोदी जी ने नहीं किया था, ये इसका उद्घाटन राजनाथ जी ने किया था, रक्षा मंत्री। तो ये गलत हो गया, केवल एक आपका सही होगा। आगे देखें अगर हम लोग 37 वाले में, तो 37 वाले में अगर हम लोग देखें तो वैश्विक रिपोर्ट कुछ दिया है और भारत का स्थान उसमें दिया है। तो किस वैश्विक रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है ये हमें बताना है। तो खुशहाली रिपोर्ट ये 18वें स्थान पर है भारत, इसमें 118वें स्थान। तो ए वाला हमारा 4 पे गया। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, तो ये 96वें स्थान पर है। यस, बी वाला 1 पर गया। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 85वां है। यस, और बचा एक है आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में 14वां है। तो ए वाला 4, बी वाला 1, सी वाला 2, तो ये बी वाला हो जाएगा हमारा। आगे चले हम लोग 38 को देखें, तो इसमें करें कौन सा एक बेमेल है। बेमेल कौन सा है इसे हमें बताना है। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक, ये दार्जिलिंग से संबंधित है। यस, ये तो सही है, लेकिन गलत नहीं है, हमें जो गलत है उसे बताना है। भारत का पहला सफेद बाघ रीवा में है, मध्य प्रदेश। यस, भारत का पहला द्विमुखी सौर संयंत्र, यानी दोनों ओर वाला संयंत्र दिल्ली में लगाया गया है। भारत का पहला कांच का पुल, कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, नहीं, खूब अभी चर्चा में था, ये तमिलनाडु में बनाया गया है कांच का पुल। आगे जरा हम लोग देखें, यह 39 में कौन सा हमारा सही है। कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा सही है हमारा। तो कौन सा सही है। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यस, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है ज्ञानेश कुमार, कि हम उन माताओं बहनों का फुटेज कैसे दिखा दें, ये दिखाना उचित है क्या। अभी इनका एक बयान बहुत वायरल है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सिंपल सी बात है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो कह रहे हैं कि सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन इसमें तो दोनों लगते हैं, इसमें गलत तो कोई नहीं लगता है, तो सी हो जाएगा हमारा। आगे जरा देखते हैं हम लोग 40 वाले में, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो एक तरफ हमें दे दिया गया है यहाँ कथन और दूसरी तरफ कारण, बताना है कौन सा सही है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता को स्वीकारा गया है। यस, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक शून्य भूखमरी को प्राप्त करना है। तो यस, ये भी सही है आपका। आपका जो ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ये दोनों सही हैं। ये तो थोड़ा सा डाउट है यहाँ, तो डाउट दोस्तों यहाँ पर है कि 2028 में नहीं, 2030 तक शून्य भूखमरी प्राप्त करना है। यस, 2030 तक शून्य भूखमरी प्राप्त करना है। यस, ये बात मेरे दिमाग में था, लेकिन दोस्तों ये डेट नहीं याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। तो दोनों सही हैं, सॉरी, केवल ए सही होगा, आर गलत हो गया, 2028 या 30 देना चाहिए था। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ देखते हैं, सी वाला हो जाएगा, ए सही, आर गलत है। आगे अगर हम लोग देखें तो इधर
41 में। तो कौन सा विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित करता है? विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला कौन प्रकाशित करता है, ये आपको यहां पर बताना है। तो स्वाभाविक सी बात, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। आगे देखें, भारत में आयात पर निम्नलिखित में से कौन से कर लगाए जाते हैं? सीमा शुल्क लगाया जाता है, जी बिल्कुल लगाया जाता है। एकीकृत माल और सेवा क्षेत्र IGST यानी भी लगाया जाता है। केंद्रीय माल और सेवा कर ये वाला तो नहीं लगाया जाता है। तो शुरुआत के 1 और 2 इस पर लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे जरा हम लोग अब देखें 42 वाले में, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल रेजिडेंस प्रदान करने के लिए ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? किसने किया है दोस्तों? UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो ऐसा फैसला वो उठाया है पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक तरह का। आगे देखें हम लोग 144 में, बहुत अच्छा, कई सारे आपको यहाँ ऑपरेशन अभियान जानने को मिलेगा। एक तरफ आपको सूची 1 में ऑपरेशन अभियान, सूची 2 में देश दे दिया है। तो यहाँ आप लोग बहुत सारी जो चीज़ें जानते हैं उसको पहले मिला लीजिए, तो आपको बड़ा बढ़िया से ये याद हो जाएगा। तो साथियों, इंद्र 2025 आप लोग जानते हैं भारत और रूस के बीच होता है। यस, हुआ अभी, ये हो जाएगा। और खंजर नाम से ही लग रहा है, कीरा जो है खंजर मार दिया, तो ख से खंजर, यहाँ के से खंजर, के से किर्गिस्तान, तो ये हुआ यहाँ से। और सूर्य किरण के बारे में जानते ही हैं, भारत नेपाल, और बचा एक श्रीलंका। नाम से ही थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ रहा है कि यही होगा। तो ए वाला 2 पर, बी वाला 1 पर, C 3 D 4, ये बी वाला हो जाएगा आपका। तो बी नहीं, यहाँ ये C 4 D 3, यस ये वाला होगा, ए वाला। 45 को अगर हम लोग देखें, यहाँ 45 वाले को अगर हम लोग देखें, तो फरवरी 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो किस समिति का गठन किया गया है दोस्तों? ये दिनेश खारा समिति का गठन किया गया है। यस, फरवरी 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने इस समिति का गठन किया है। आगे अगर हम लोग देखें 46 में, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक रोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक फ्यूज के पीछे का तंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो सिंपल सी बात दोस्तों, ये जो आधारित होता है यह जूल का तापन नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन डी। आगे देखें, कराधान प्रणाली के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई है, बताइए हमारा कौन सा पिगोवियन कर माना जाता है? तो पिगोवियन कर के बारे में दोस्तों एक तरह का नकारात्मक बाध्यताओं या गतिविधियों को मतलब कमजोर करने वाला एक कर होता है, जिससे कि लोग गलत चीज़ों को अर्थव्यवस्था में बढ़ावा न मिले, तो इस तरीके का होता है यही। कार्बन उत्सर्जन पर लगने वाला, यस, जो कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है उस पर टैक्स लगा दो। विलास यानी जो बहुत ज़्यादा भोग विलास वाली वस्तुएं हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो। तंबाकू शराब वाली चीज़ों पर लगा दो। यही जो नकारात्मक चीज़ें होती है, जो समाज को नकारात्मक की तरफ ले जाती है, गलत दिशा में ले जाने वाली चीज़ें होती हैं, उन पर ये जो टैक्स लगता है उसे पिगोवियन टैक्स कहा जाता है। तो 3 के तीनों है, 47 का आपका ये है सी हो जाएगा, तो ये डी होगा। तो यस, ये दोस्तों यहाँ सॉरी मैंने यहाँ गलती किया है, भोग विलास वाली स्त्रियों पर नहीं लगता है यहाँ, ये मैंने गलत बता दिया यहाँ पर। तो ये केवल कार्बन और ये तंबाकू शराब ये वाला 1 और 3 वाले पर लगता है। 147 का आपका ये सी वाला हो जाए, क्योंकि भोग विलास वाला यहाँ जो वस्तुएं हैं ये क्योंकि ये लग्जरी की बात करा, इंग्लिश वाला वर्ड लोगे तब समझ में आएगा। जो लग्जरी वस्तुएं हैं उनको थोड़ी ना सरकार जो चाहती है मोबाइल टीवी कूलर फ्रिज ये सब यूज करें, बढ़ा चढ़ा कर यूज करें। आगे देखें हम लोग, ये है 48 वाले को अगर देखें, तो कौन सा भौतिक रूप से मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो वायु अपर्दन जो जहां बलुई क्षेत्र मरुस्थलीय स्थलों में ज़्यादा होती है, ये रॉक पेडस्टल, यस ये भी होता है। और
मेसा द्विपदी पर्वत। तो रॉक पेडेस्टल दोस्तों क्या होता है कि एक तरह से वायु अपर्दन होता है जो मशरूम जैसे स्तंभ बन जाते हैं, तो इन्हें रॉक पेडेस्टल कहते हैं। और यहाँ पर एक यारदांग है दोस्तों, यारदांग तीव्र ढलान वाला क्षेत्र होता है, वायु अपर्दन से ये भी बनते हैं। और यहाँ पर एक दोस्तों यहाँ पर एक मेसा दिया है, मेसा तो नहीं होगा, द्वीपी पर्वत होगा। तो द्वीपी पर्वत दोस्तों एक तरह का पर्वत टाइप के बन जाते हैं। और ये जो दिया है आपको यहाँ मेसा, मेसा दोस्तों यह पवन और जल दोनों को मतलब के क्षरण से बनते हैं, लेकिन सामान्यतः जल की यांत्रिक क्रियाओं से ये बनते हैं, इसलिए पवन से नहीं माना गया। तो 3 को हटा देंगे जहाँ जहाँ है, तो अपने आप उत्तर निकल के चला आएगा। आगे जरा देखें हम लोग 49 वाले में, तो हमें दिख रहा है, अब हमारा वीडियो लगभग अंत की तरफ है। 2025 में लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। यस, बिल्कुल सही। यह कहानी संग्रह कन्नड़ लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही। 49 का आपका ये तो दोस्तों ये मानु बुश्ताक के द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि के सॉरी ये गीतांजलि नहीं, मानु बुश्ताक के द्वारा ये लिखा गया है, गीतांजलि के द्वारा तो नहीं है, वो पहले साल वाला था वो। तो यह आपका गलत हो गया, केवल एक सही है आपका, ये जो सत्य हो गया। अगर हम लोग लास्ट वाला 50वां देखें, तो इसमें करें कुछ आयोग गठित समिति, आयोग से संबंधित कार्यों और उनके जोड़ों से मतलब दिया है मिलाकर, कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो यही हमें बताना है। यहाँ पर भरत खेड़ा समिति मोबाइल एवं इलेक्ट्रिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित, यस ये तो सही है, लेकिन हमें गलत को बताना है। बजयंत पांडा समिति आयकर विधेयक की जांच करना, यस ये भी सही है। एम के जैन समिति दोस्तों लिखा है, तो कह रहे हैं सफाई आयोग के कार्यकाल में वृद्धि से संबंधित है, जो कि यहाँ पर दोस्तों गलत है। यहाँ पर तो आप लोग जानते हैं भारतीय ये यूनिवर्सल बैंक और मॉल स्टॉक फाइनेंस बैंकों के आवेदन मूल्यांकन के लिए एम के जैन समिति का गठन किया गया था। तो ये तो हमारा ये गलत हो गया, यही उत्तर होगा, बाकी ये भी तो सही है। तो साथियों हम लोगों ने पूरा यहाँ पार्ट बी जो अपने टेस्ट सीरीज पहले का पार्ट बी देख लिया बहुत अच्छे से। अब हम लोग दोस्तों अगर आपको लोग बहुत ज़्यादा इसे सपोर्ट देते हैं तो हम इसी का अब टेस्ट नंबर 2 लेकर आएंगे और सेक्शनल भी लेकर आएंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी होता है। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।